नमस्कार। हम बीएससी प्रथम वर्ष भौतिक शास्त्र प्रश्न पत्र तृतीय विद्युत चुंबकत्व में गॉस के नियम का उत्पन्न करते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम की मदद से। टुडे वी शैल ड्राइव द गॉस लॉ by using the inverse square law। और इस प्रकार की एप्लीकेशंस पार्ट बी के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में मिली है कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ की हेल्प से गॉस का नियम की उत्पत्ति करें। देखिएगा इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से हम करेंगे। हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं और हम जानते हैं कि r दूरी पर स्थित बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान होगा E = KQ/r² यूनिट वेक्टर ऑफ r। K कांस्टेंट है जिसका मान 1/4πε0 होता है। ε0 विद्युतशीलता कहलाती है। r यूनिट वेक्टर है। अब हम जो स्मॉल q आवेश है इसके चारों ओर एक गॉसिय सरफेस की कल्पना करते हैं जैसा कि चित्र में मैंने दिखाया है। मान लीजिएगा स्मॉल r त्रिज्या का कोई गोलाकार गॉसिय पृष्ठ है, उसकी मैंने ऐसा सोचा है और इस पृष्ठ पर एक अल्पांश लिया है। अल्पांश का जो क्षेत्रफल है उसको मैंने ds से दिखा रखा है। तब इस अल्पांश ds से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होगा उस विद्युत फ्लक्स का मान हम जानते हैं दोनों जो सदिश हैं उनके अदिश गुणनफल से दिया जाएगा। अतः अल्पांश ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है वेक्टर E.ds हो गया। वेक्टर E का मान लिख सकते हैं KQ/r² यूनिट वेक्टर ऑफ r.ds। ओके, और r.ds मीन्स r/ds cos थीटा। r मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है इसलिए इट रिमेन ds cos थीटा। देयरफॉर इस अल्पांश से निर्गत जो फ्लक्स है d फाई उसका मान हो गया 1/4πε0 QdS cos θ/r²। यह मान हमने गॉसिय पृष्ठ जो स्मॉल r त्रिज्या का गोला माना है और जिस पर एक अल्पांश लिया है उस अल्पांश का जो एरिया है सरफेस एरिया ds है उससे निर्गत यह विद्युत फ्लक्स है। अब हम सॉलिड एंगल का जो कंसेप्ट है उससे हम जानते हैं सॉलिड एंगल = ds/r²। तो ds/r² को हम सॉलिड एंगल लिख सकते हैं। देयरफॉर d फाई का जो एक्सप्रेशन है यह एक्सप्रेशन हो गया 1/4π Q/4πε0 Q d ओमेगा। ये जो कुछ आपने किया है ये एक अल्पांश से किया है, अतः संपूर्ण पृष्ठ S से निर्गत कुल जो फ्लक्स होगा उस कुल फ्लक्स का मान हो गया फाई इंटीग्रल ऑफ d फाई। देयरफॉर सरफेस इंटीग्रल Q/4πε0 d ओमेगा। d ओमेगा जो है यह सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करता है। Q/4πε0 को हम इंटीग्रल से बाहर ले रहे हैं तो सरफेस इंटीग्रल बन गया d ओमेगा। और हम ये जानते हैं कि किसी बिंदु जो बंद पथ द्वारा बाउंडेड है, जो बंद पथ के द्वारा परिबद्ध है, उस परिबद्ध पर बनाया गया जो सॉलिड एंगल है उसका मान 4π होता है। इसका मतलब हुआ सरफेस इंटीग्रल ऑफ d ओमेगा = 4π। ऐसा मैंने ये मान यहाँ पर लिख दिया है। इस रिजल्ट का उपयोग करने पर जब हम इस रिजल्ट का उपयोग करते हैं तो किस प्रकार का
समीकरण हमें मिलेगा फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4πε0 एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा की जो वैल्यू है वह मान 4π हो गया। सो 4π यहाँ पर लिख देते हैं, 4π बाई 4π गेट कैंसिल। सो निर्गत फ्लक्स का जो मान है वह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो किसी बंद पथ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और यह नियम, यह जो फैक्ट्स है, यह फैक्ट्स ही गॉस का नियम है, क्योंकि गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पथ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान, जिसमें कि कोई आवेश Q है, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 4πKQ के बराबर होता है। K का मान रखें तो हम कह सकते हैं निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के तुल्य होता है, और यही रिजल्ट गॉस का नियम है। अतः हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ की नियम की मदद से गॉस के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं, उसको हम ड्राइव कर सकते हैं। दूसरी एक टर्म है और यह टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, और आप जानते हैं कि यदि कोई दो चार्ज जो परमाणु में समान हो परंतु विपरीत प्रकृति के हों, और इस प्रकार का संयोजन के मध्य में जो दूरी होनी चाहिए वो काफ़ी कम होनी चाहिए, तब इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो है विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। विद्युत द्विध्रुव आगुण, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और एक प्रश्न इसमें और बनता है कि सिद्ध करें पानी का जो मॉलिक्यूल है वह पोलर मॉलिक्यूल्स है, जबकि CO2 का जो मॉलिक्यूल्स है वह नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। इस प्रकार के कुल 5-6 प्रश्न हैं, और ये 5-6 प्रश्नों में से कोई एक अथवा दो प्रश्न हमको हमेशा ही अपने प्रश्न पत्र के पार्ट ए में मिलते रहे हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आज हम इनको सीख लेते हैं तो मैं ये आशा करूँगा कि फिर आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यदि दो परमाणु में समान परंतु विपरीत प्रकृति के ऐसे आवेश जिनको अत्यंत लघु दूरी पर रखा जाए, लघु दूरी पर स्थित हों, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह विद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। और इस प्रकार की व्यवस्था से ही डाइपोल मोमेंट बनेगा। मान लीजिएगा जो चार्ज है वह Q है, विपरीत प्रकृति के आवेश के मध्य की जो दूरी D है, तब किसी एक कण के आवेश का परिमाण और उनके मध्य की जो दूरी है का जो गुणनफल है वह गुणनफल डाइपोल मोमेंट कहलाता है, जिसे हम P = QD लिखते हैं। ध्यान रहे डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी की जो दिशा है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। हम जानते हैं कि एटम ग्राउंड स्टेट में बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है वह पॉजिटिव चार्ज नाभिक में है, न्यूक्लियस में है, और यह पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस निगेटिव चार्ज से सिमेट्रिकल क्लाउडेड से सराउंडेड है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस के चारों ओर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल क्लाउड्स है। और इस प्रकार से जो ऋण आवेश है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका चार्ज डेंसिटी दूरी के साथ एक्सपोनेंशियल रूप में चेंज भी होती है। मूलतः बात क्या है कि जो ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रॉन का वितरण केंद्र है और परमाणु का नाभिक, परमाणु का जो नाभिक है हम एक कल्पना करते हैं, चूंकि बहुत छोटा है, चलो एक कल्पना के तौर पर इसको बहुत छोटा बिंदु पॉइंट जैसा मान लें, तो इलेक्ट्रॉन का वितरण केंद्र और धन आवेश का जो केंद्र है
वो कंसाइड कर जाते हैं, एक बिंदु पर मिल जाते हैं, संपाती हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसी अवस्था में कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण नहीं हो पाता, द्विध्रुव का निर्माण नहीं हो पाएगा और परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी जीरो होगा। इस प्रकार के जो एटम्स हैं, हम उन एटम्स को नॉन पोलर एटम कहते हैं। यदि हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स में कुछ नाभिकीय बिंदु ऐसे होते हैं जिनमें धनावेश होगा और ये नाभिकीय बिंदु समान मात्रा के इलेक्ट्रॉन के सिमेट्रिकल क्लाउड्स के रूप में घिरे रहेंगे और इस डिस्ट्रीब्यूशन में भी चार्ज डेंसिटी का मान एक्सपोनेंशियल रूप से चेंज होगा। ऋण आवेश वितरण में आवेश घनत्व का परिवर्तन तथा वितरण संरचना किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। परंतु इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और धन आवेश का केंद्र जब मॉलिक्यूल्स में कंसाइड कर जाए, संपाती हो जाए, तो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, अध्रुवीय अणु कहते हैं। और इन अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के जो कुछ उदाहरण हैं, मान लीजिएगा H2, O2, N2, CO2, CH4, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कुछ उदाहरण पार्ट ए में यह भी पूछा जा सकता है। लेकिन एक दूसरा प्रकार और है, वह दूसरा प्रकार कहलाता है पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और धन आवेश का केंद्र कंसाइड नहीं कर पाएंगे, संपाती नहीं हो पाएंगे, उनके मध्य में कुछ दूरी बन जाएगी। उनमें होगा क्या कि धन आवेश एक ओर और इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र दूसरी ओर हो जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे धन और ऋण आवेश के वितरण केंद्र कंसाइड नहीं हो पाएंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे मॉलिक्यूल्स में डाइपोल की रचना हो जाती है और इस प्रकार की जो डाइपोल बनते हैं उनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट भी होगा। और इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो हम अब ये जानते हैं और ये सीख चुके हैं कि इस प्रकार के जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा और उसके साथ साथ डाइपोल मूवमेंट भी इसमें होगा। अब इसके उदाहरण मान लीजिए परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हमें कुछ इसके उदाहरण भी याद करने चाहिए। इसके उदाहरण होंगे H2O, HCl, CO, NH3, SO2, C2H5OH, HBr। हम इसकी व्याख्या को भी कुछ समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए HCl है, तो HCl में क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड समान है, चार्ज की नेचर डिफरेंट है। तो देखा जाए तो HCl का जो अणु है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, परंतु यह पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब हुआ ऋण व धनावेश के वितरण केंद्र संपाती नहीं हो पाते, उनके मध्य में पृथक एक दूरी हो जाती है, दोनों अलग अलग विस्थापित हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। इन आवेश के जो विस्थापन है उसके कारण ही HCl अणु एक पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है और एक इसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। हम H2O को देखें। H2O के केस में पानी के जो अणु में OH बंधनों के द्वारा OH के बंध कोण 105 डिग्री पर झुके होते हैं और रिजल्टेंट जो डाइपोल मूवमेंट है वो सममित अक्ष के अनुदिश उत्पन्न हो जाता है, जिसको कि मैंने चित्र में P से दिखाया है। अतः H2O भी या H2O में डाइपोल मूवमेंट होते हैं। यदि हम CO2 का केस लें
तो देखिएगा CO2 की रचना किस प्रकार से है। इस प्रकार के अणु में CO बंधनों द्वारा द्विध्रुव एक ही रेखा में बनते हैं। मैंने डायग्राम में बताया है, रेखा एक ही है, लेकिन जो डाइपोल बन रहे हैं और जो नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। अतः हम कह सकते हैं कि CO2 का जो है वह नॉन पोलर होगा। तो एक बार ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में हमको मिला है कि समझाएं कि पानी का जो अणु है वह तो पोलर मॉलिक्यूल्स है, जबकि CO2 का अणु नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। क्यों है ये सिद्ध किया जा सकता है। तो हमें इन उदाहरणों से ये समझ में आ गया है कि इस प्रकार के हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर स्टडी करें तो अणुओं की आंतरिक संरचना है, इस इनर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जानकारी करने में हमें मदद मिलती है। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल सीख चुके हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कंसेप्ट के आधार पर हम पोटेंशियल एट ए पॉइंट r थीटा ड्यू टू डाइपोल, किसी डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर विभव के मान का भी निर्धारण कर सकते हैं। आप देखिएगा इस चित्र में मैंने एक बिंदु P लिया है और इस बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो r थीटा है। हमको ये बात समझनी चाहिए। z अक्ष के अनुदिश इलेक्ट्रिक डाइपोल व्यवस्थित है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने -q और +q से A और B बिंदु पर स्थापित किया है। दोनों के मध्य में जो दूरी है वो स्मॉल d है। O उसका कोई केंद्र बिंदु है, अतः O से A और O से B की जो दूरी है वह d/2 हो गई है। O से बिंदु P जो r दूरी पर स्थित है और यह r दूरी z अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है, क्योंकि P बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो r थीटा हैं। मुझे इस बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव के मान की गणना करनी है। मैंने बिंदु A से P बिंदु को ज्वाइन किया है और यह लाइन R2 के द्वारा चित्र में दिखाई है, और बिंदु B को P से ज्वाइन किया है। तो यह लाइन यह रेखा मैंने R1 से दूरी दिखाई है। तो निश्चित रूप से इसमें -q और +q के कारण हम विभव के मान निकाल सकते हैं। तो देखिएगा -q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा वो kq/r1 हो गया, जबकि -q के कारण इस बिंदु P पर जो विभव है -kq/r2 हो गया। k का मान 1/4πε0 है और k कांस्टेंट है। इसका मान हम जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर होता है, और ε0 परमिटिविटी कहलाती है, विद्युतशीलता कहते हैं। तो +q के कारण विभव -q के कारण विभव बिंदु P पर, तो हम परिणामी विभव को निकाल सकते हैं। अतः बिंदु P पर इन दोनों आवेश के कारण जो विभव हो गया उसका मान हो गया φ = φ1 + φ2। φ1 और φ2 के मान रखे जा सकते हैं, तो φ = kq/r1 + kq/r2। देयरफॉर kq को कॉमन ले लीजिएगा, इनर साइड में रह गया 1/r1 + 1/r2। इट इज इक्वल्स टू kq r2 - r1/r1r2। इसका अर्थ हुआ कि आपने बिंदु P पर विभव के मान को निकाल लिया है, और यह विभव P पर जो मान आ गया है यह मान आ गया kq r2 - r1/r1r2। तो अपनी समस्या हल हो गई। लेकिन अब एक समस्या यह है कि r1 और r2 तो आपने अपनी ओर से माना था, और हमको इस आर्टिकल में जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो r थीटा दे रखे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा ये आर्टिकल तो यहाँ पर पूरा हो गया, लेकिन अभी इसमें एक काम बाकी है, और वह कार्य ये है कि हमें r1 r2 को इस डायग्राम की ज्योमेट्री से r1 r2 के मान r और थीटा में निकालने चाहिए। और जब हम r और थीटा में इसके मान निकाल लेंगे तो उन मानों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के उपरांत हमको यह विभव का मान मिल सकेगा। यह कार्य हम कल करने वाले हैं। धन्यवाद।